बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एपीसी के हवाले से और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो खिताब हुए उस पर बड़ी बातचीत की गई, बड़ी तनकीद भी की गई और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से आज इंसाफ हाउस कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें यह कहा गया कि अपोजिशन की तहरीक के जवाब में एक तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी चलाई जाएगी। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें खुर्रम शेर ज़मान ने ये कहा कि ये जो अपोजिशन की जो इख्तलाफ है वो दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने वोट देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को इलेक्ट किया है। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी बात की जाती है तो वो दरअसल उन अवाम की तौहीन है जिन्होंने वोट दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐवान तक पहुँचाया है। बहरहाल नाज़रीन, हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं खुर्रम शेर ज़मान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जवाबी तहरीक चलाई जाएगी, अपोजिशन की तहरीक का जवाब जो है तहरीक से दिया जाएगा, क्या कहते हैं सर? जी जाहिर है ये तहरीक चलाने लगे और मेरी तो समझ से बाहर है कि बिलावल जरदारी कल फरमा रहे थे कि वो तहरीक चलाएंगे और पाकिस्तान से लेके जो है वो कश्मीर तक जाके अपनी तहरीक चलाएंगे। तो हम तो हैरान है कि किस चीज़ की तहरीक चला रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जो तहरीक चलाना चाहते हैं वो काश यहाँ कराची से तहरीक चलाते। तो हमने भी ये फैसला किया है कि हम आवाम को बताएंगे कि असल सूबे सिंध के हालात क्या हैं, किस तरह आवाम यहाँ पे पीने के पानी के लिए, सफाई सुथराई के लिए, स्कूलों में तालीम के लिए, अस्पतालों में इलाज के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये ऐसे बेशुमार इशूज हैं जो सुबह सिंध के अंदर आवाम यहाँ पे सिसक रही है। और बिलावल जरदारी पता नहीं कौन सी तहरीक चलाने लगे। तो हमें भी लोगों को यहाँ पे जगाना है, लोगों को बताना है कि अवाम ने किस तरीके से इनसे छुटकारा हासिल करना है। देखिए पाकिस्तान तो इस वक्त तरक्की की राह के ऊपर है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतर हो गई, पाकिस्तान मकबूलियत की तरफ है। पाकिस्तान ने कोविड को जिस तरह टैकल किया पूरी दुनिया इमरान खान की तारीफें कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे इदारे आज एक पेज के ऊपर है और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अब इनको तकलीफ इस बात की है कि वजीर आजम की इतनी मकबूलियत क्यों है, इनको तकलीफ इस बात की है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ क्यों जा रहा है। और ये आज सारे चोर एक तरफ इकट्ठे हो गए और ये चाहते हैं कि मुल्क को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करें ताकि इनकी दुकान किसी तरह चमक जाए। तो मेरे ख्याल से सब कुछ होने वाला नहीं है, वो दिन पुराने चले गए। ना तो इनको एनआरओ मिलेगा, ना इनकी मकबूलियत के अंदर बेहतरी आएगी। इनकी तो बस आप समझें कि जो हालात आपने देखेंगे, जैसे केपीके से खात्मा हुआ, इनका बलूचिस्तान से हुआ, पंजाब से हुआ, अभी सिंध के अंदर कुछ शहरों के अंदर जमात रह गई है, वो भी हैदराबाद के बाद गुजरने के बाद। तो मैं नहीं समझता हूँ कि 2023 के बाद जो है आने वाले इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध के अंदर भी जो है कहीं पे नुमाइंदगी होगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये शौक अपना जरूर पूरा करें। और मैं आपको ये बात जरूर बताऊं कि इनकी एपीसी से हमें बहुत फायदा हुआ। आवाम ने इनके असल चेहरे देखे हैं। आपको शायद याद हो बहुत अच्छी तरह कि जरदारी साहब फरमाते थे कि ये मुल्क के लिए जो है नवाज शरीफ नासूर है, और वो उस नासूर के साथ कल बैठे हुए थे और उनको दुआएं दे रहे थे और कह रहे थे कि ये तो हरियों का चोर है, इसने तो हरियों का पैसा खाया है। ये जरदारी साहब के अल्फाज थे नवाज शरीफ के लिए। और आपको याद हो कि शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं लड़काना, कराची और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा जरदारी को और उसके पेट से आवाम को लुटा हुआ पैसा निकालूंगा। तो कल उनके साहबजादे के साथ ही बैठे हुए थे, पता नहीं अभी पैसा कब निकालेंगे ये। तो ये सारी चीजें हैं और मेरे ख्याल से आवाम के सामने इनका असल चेहरा तो एक्सपोज हो ही चुका है। सर, ये भी बता दीजिएगा कि अगर कोई तहरीक चलाई जाती है या इस्तीफे दिए जाते हैं तो क्या उस सूरत में डिफेंस क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए हमारी हुकूमत केपी में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में हम काम कर रहे हैं। इवन आप देखेंगे सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, बट स्टिल आप देखें कि एनएससी के पैसों के बावजूद जो है ना हम इनको एडिशनल पैसा दे रहे हैं। 1100 अरब रुपए वजीर आजम साहब ने कराची के लिए अनाउंस किए हैं। ये सारे काम तो हम कर ही रहे हैं। तो काम इन नलायकों के काम है जो ये कर नहीं पाए, वो काम हम कर रहे हैं बैठकर। तो हमने इन्होंने क्या करना है, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। आवाम के सामने जितना ये एक्सपोज हो गए, मेरे ख्याल से मुझे तो इनका फ्यूचर जो है वो डार्क ही नजर आ रहा है। अब ये कहते हैं कि हम सब एक हों। आपने देखा कल नवाज जरदारी साहब जो है वो मरियम को कह रहे थे कि जो है आप हमारे कॉज के लिए काम करें और हम आपके कॉज के लिए काम करेंगे। तो इनका कॉज क्या है? इनका कॉज है माल बनाओ, अपनी फैक्ट्रियां बनाओ, अपनी जमीनें बनाओ, यूके में, यूएस में, दुबई में अपनी जायदाद बढ़ाओ। ये इनका कॉज है दोनों का। और वो कहते हैं कि ना तुम मेरे कॉज की फिक्र करो, मैं तुम्हारे कॉज की फिक्र करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हुआ है कल की एबीसी
और ये एपीसी जो है मुल्क के मुफाद के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर थी। आवाम को अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट थे ना, तो मेरे ख्याल से वो कल क्लियर हो गए होंगे। एक शख्स जो कि मुजरिम है, जो कि भगोड़ा है, मुल्क से भागा हुआ है, अदालतों से ढूंढ रही है, वो बैठकर वहां पे जो ना कागज, कल की स्पीच के लिए भी इनको कागज की जरूरत पड़ी, वो कागज में लिखी हुई स्पीच कल पढ़ रहे थे और यहाँ पे आकर अदालतों को फेस नहीं कर सकते। सो हमारा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम तो सादिक और अमीन है, हम तो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, तो हमें इन्होंने नुकसान पहुंचाना है। खुर्रम साहब, आप कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में कि वो भागे हुए हैं और भगोड़े हैं, सारी चीज़ें हैं। सर मतलब कस्टडी में होते हुए मेडिकल बोर्ड जिसकी के इंचार्ज या हेड जो हैं यास्मीन राशिद साहिबा, सर आप लोगों ने ही तो सारी रिपोर्ट दी कि बीमार हैं और लम्हे लम्हे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम चीज़ें होते हुए सर अब अगर आप कहते हैं कि गलत रिपोर्ट दे के गए, तो सर सबसे बड़ा फॉल्ट तो या ये फ्लॉ तो फिर आप लोगों का ही था ना सर। आपको पहले ये तो आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि कैसे हो गया सर। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, गलती है हमारी कि हमने जो है उनको बाहर जाने दिया उनकी सेहत के ऊपर, और ये फैसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर अभी हमने हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर और किसी की सेहत की बुनियाद पर उसे जाने दिया, तो उसका मतलब तो नहीं है कि उसका मिसयूज किया जाए। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान वापस आए, मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा है उसका हिसाब किताब दें, यहाँ पे अदालतों को फेस करें। अगर गिल्टी नहीं है तो उनको डर किस बात का है, आए ना अदालतों को फेस करें, अपने मसाइल को हल करें। तो जब एक शख्स भागेगा छुपेगा तो वो तो वैसे भी ऑटोमेटिकली खुद कर देती है कि आप गिल्टी हैं और जरूर जो ना कुछ दाल में काला है। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज थोड़ा सा टॉपिक को तब्दील करते हैं। के इलेक्ट्रिक नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की पब्लिक हियरिंग आज की और वो बदनज़मी का भी शिकार हुई, एहतजाज भी हुआ, नारे भी लगे। सर लोग ये कहते हैं कि जो 2018 में एग्रीमेंट में चेंजेस की गई हैं उनकी वजह से के इलेक्ट्रिक को स्टे मिलता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि 2018 में के इलेक्ट्रिक के मुआहदे में तब्दीली की गई है सर? नहीं, मेरी नजर के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं आई कि 2018 के अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखें कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि मैं के इलेक्ट्रिक का साथ दूंगा, मैं के इलेक्ट्रिक का स्पोक्समैन बनूंगा या मैं उसकी तारीफ करूंगा। के इलेक्ट्रिक का तो नुकसान पहुंचा है ना हमें। देखिए ना, के इलेक्ट्रिक की जो परफॉर्मेंस रही है शहर कराची के लिए, वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही है। और हालात आपके सामने, बारिशों के अंदर पिछले दिनों 3-3, 4-4 दिन लोगों के घरों के अंदर लाइट नहीं थी। के इलेक्ट्रिक में जितना पैसा इन्वेस्ट करना था वो उन्होंने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के साथ एडिशनल जो है एक और पावर सप्लाई कंपनी कराची के लिए होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जैसे कि डिफरेंट मोबाइल कंपनीज हैं। तो जब तक के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली कराची के अंदर रहेगी, मैं समझ रहा हूँ कि आवाम को जो है इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा। हमने अपनी वफाकी हुकूमत से डिमांड की है कि और कंपनीज को लेकर आया जाए ताकि यहाँ पे सार्फिन को जो है बेहतर सर्विस मिल सके। उसके अलावा उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारी MNAs और MPs की डिमांड के ऊपर अब जो है कुछ इसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि जो नेशनल ग्रिड है वहां से भी कराची के लिए एडिशनल बिजली दी जाए, क्योंकि देखिए बिजली की कोई कमी नहीं है इस वक्त, हमारे पास सप्लाई तो जो है वो सरप्लस है, लेकिन जो है कि सिस्टम हमारे पास जो है वो बिछा हुआ सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस काबिल ही नहीं है कि के इलेक्ट्रिक जो है मजीद बिजली को हैंडल कर सके। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आपके जो एहतजाज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने किया गया था और उसके बाद तो मजीद 3 साल जो कि आपका टेन्योर है उसके लिए बाकायदा प्लान दे दिया गया है, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मजीद लाइसेंस किसी और कंपनी को दिया जाएगा या और कुछ होगा। इसलिए कि सर आप लोगों ने तो खुद अनाउंस किया है 3 साल का प्लान है मुख्तलिफ पावर जनरेशन का और तमाम चीज़ों का, तो इससे तो साफ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद 3 साल के लिए के इलेक्ट्रिक को कराची वालों के साथ जैसा चाहे सलूक करे वो लाइसेंस में मजीद तोसी कर दी है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। लाइसेंस तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है जिसको जाहिर है कि आपको पूरा करना पड़ेगा, आप उसको हटा नहीं सकते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसमें जाहिर है कि कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर काम कर रही है उसके अंदर बेहतरी लेकर आने के लिए। और आपने देखा है कि जो मीटिंग्स हुई हैं, जो असद उमर साहब भी वहां पर थे, वो भी गए थे, उससे फायदा तो जरूर हुआ है ना। आप ये नहीं कह सकते नहीं हुआ। पिछले अगर आप 15-20 दिन महीने के अंदर आप देखें तो जो लोड शेडिंग इश्यूज थे वो कम तो हुए हैं, बेहतरी की तरफ तो हम जरूर जा रहे हैं। ये नहीं कह सकता कि बेहतरी नहीं, बेहतरी तो है। खुर्रम शेरज़मान, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको समझ। जी सर, बात यह है कि चाहे लोड शेडिंग की बात की जाए या टैरिफ की बात की जाए, सर हर तरीके से पैसा तो आवाम का ही के इलेक्ट्रिक के पास जाता है ना, और ओवर बिलिंग की शिकायत और इतनी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सर ये 20-25 करोड़ रुपए का वो कर देना, ये तो सर मसाइल का हल नहीं है ना। के इलेक्ट्रिक की जानिब से तो अभी भी
लोगों की इस कदर शिकायत हैं कि अगर ऐसी 10 पब्लिक हियरिंग्स भी हों तभी भी शिकायत का अदाला नहीं हो सकता सर? नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मैं देखिए आप और मैं रिगार्डिंग के इलेक्ट्रिक एक पेज के ऊपर है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपसे बहस करूंगा। इनके लिए तो जितना भी बोला जाए उतना कम है, लेकिन ये याद रखा जाए कि इनके एग्रीमेंट जो है वो कोई हमारे दौर के अंदर नहीं किए गए थे। मैंने आपसे बताया कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है और इनको आपको पूरा करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। हाँ, इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट बेहतरी कितनी ला सकती है, इसके अंदर चेंजेस कितनी ला सकती है और कंपनीज को कैसे लेकर आया जा सकता है, नेशनल ग्रिड से जो है पावर सप्लाई कितनी बेहतर की जा सकती है, इनको और कितना फैसिलिटेट किया जा सकता है ताकि इजीली इनकी जनरेशन जो वो हमारी जिम्मेदारी, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको पूरा करें। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो बल्दियाती इंतखाबात में मरदमशुमारी जो कि 5% ब्लॉक्स का ऑडिट है और जब तक कि मरदमशुमारी का हतमी नतीजा नहीं आ जाता उस वक्त तक जो है वो हल्का बंदियाँ यानी डीलिमिटेशन भी नहीं हो सकती। सर, अब लोगों का ये कहना है कि शायद ये बल्दियाती इंतखाबात 1 साल या उससे ज़्यादा के अरसे तक मौखिर रहें, तो सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो चाहती है कि ये मरदमशुमारी का जो हतमी नतीजा है वो भी दे दिया जाए ताकि ये इंतखाबात हो सके, या फिर अभी इसको मजीद डिले किया जाएगा? देखिए, डिले करने में तो आवाम का नुकसान है ना। हमें तो ये देखना है कि आवाम को रिलीफ किस तरह दिया जा सकता है। अगर आपको इलेक्शंस कराने हैं, इस सारे प्रोसेस को अगर आपने आगे बढ़ाने तो डेफिनेटली ये तो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर एक रोल इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्पोर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट भी हम उनकी तरफ भी देख रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक सेंसस का सवाल है, मैं तो कहता हूँ कि 10 साल का एक होता है कि 10 साल के बाद आपको करवाना पड़ता है। तो मैं तो अपनी वफाकी हुकूमत से यही कहूँगा कि वापस सेंसस की तरफ चले जाना चाहिए, पुरानी प्रैक्टिस को हटा के एक नया एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेकिन सर, बात नए सेंसस में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, फिर तो ये काम जो है ना मेरे ख्याल में इलेक्शन 1 साल में भी नहीं हो सकेंगे। तो 5% की जो प्रैक्टिस है, 5% जो एग्जाम्पल करना था वो भी कर लिया जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें जा रहा है कि हम जितनी भी सियासी जमातें एक पेज के ऊपर है और उसके साथ साथ जो अनाउंस करना था वो भी, जो सेंसस रिजल्ट है वो भी हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात कर रहे हैं उस समात के हवाले से जो आम समात की गई नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए पब्लिक हियरिंग की, और आपको बताते चलें कि ये पब्लिक हियरिंग कुछ बदनज़मी का भी शिकार हुई। यानी जब कुछ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा, कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की, जिसकी वजह से पब्लिक हियरिंग जो है ये वक्त से पहले ही ख़त्म कर दी गई। आपको भी बताते चलें कि इस पब्लिक हियरिंग में जो सियासतदान हैं वो भी के इलेक्ट्रिक पे खूब गरजे और बरसे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ख्वाजा इजहार जो है उन्होंने काफ़ी अपना रद्द-ए-अमल जो है वो शो किया। इसके साथ ही साथ जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उनकी जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया के इलेक्ट्रिक को, और उसके बाद इदारा नूर हक़ कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें ये बताया गया कि किस वजह से के इलेक्ट्रिक जो है वो आवाम के पैसे किस तरीके से लूटने में कामयाब होती है मुबैना तौर पे। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा जमात इस्लामी जनाब महराजुल हुदा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आज की ये जो हियरिंग की गई और उसके बाद ये हियरिंग कुछ जल्दी ख़त्म भी हो गई इसलिए कि कुछ बदमज़गी का भी शिकार हुई। सर, क्या कहते हैं कि ये जो नेपरा की जानिब से जिस तरह की हियरिंग की जाती है, क्या वाकई इससे कोई फ़वाइद भी हासिल होने हैं कराची के अवाम को, या बस ये हियरिंग्स और ये तमाम सिलसिला चलता रहेगा लेकिन के इलेक्ट्रिक का जो अवाम पर जुल्म और सितम है वो भी जारी रहेगा? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कराची के इस अहम मसले के ऊपर आज प्रोग्राम भी किया है। लेकिन ये बात कहना चाहता हूँ कि सूरत हाल ये चल रही है कि कराची के अवाम जो हैं वो शदीद लोड शेडिंग का भी शिकार हैं, और आजकल के इलेक्ट्रिक ने एक बहाना बनाया हुआ है कि जनाब गैस की सप्लाई नहीं मिल रही, और गर्मियों के अंदर वो ये कहते हैं कि जनाब फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। इसलिए सर्दियों या गर्मियों कराची के अवाम जो हैं बेचारे इसी मुश्किल का शिकार रहते हैं।
और हम ये देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर ये हेयरिंग्स तो बार बार हो रही हैं, लेकिन अवाम के हक में कोई भी फैसला ऐसा नहीं है कि जो आ रहा हो। तो ये सूरत हाल जो है ये अपनी जगह खुद एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन सियासी जमातों में और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जमात इस्लामी वो अव्वल दिन से इस मसले के लिए खड़ी हुई है, और आज भी हम वहाँ पर इसी मसले के लिए खड़े थे कि अवाम के हक के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है और अवाम को जिस तरीके से तंग किया जा रहा है, और ये मसला सादा सा मसला नहीं है। ये ठीक है कि ख्वाजा इजहारुल हसन आज शरीक हो गए, लेकिन इससे पहले सबको ये बात मालूम है कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर MQM शरीक थी, बाद में कराची के अंदर लोड शेडिंग करवाने, पीतल के तार बिकवाने और बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत सारे अनासिर शामिल थे। इसलिए हम ये समझते हैं कि कराची के अंदर वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, वो PTI हो, वो PMLN हो, वो सारे के सारे इस मसले के ऊपर के इलेक्ट्रिक के साइड पर खड़े नजर आते हैं। अगर कराची के अंदर अवाम के हक की कोई बात करता रहा है, चाहे जिस वक्त प्राइवेटाइजेशन हो रही हो, और फिर बाद में जब मुआहिदे तब्दील हुए हैं, जिसको बेचा गया था उसने किसी को फरोख्त किया है, तो ये अवाम का हक था कि उन्हें पता चलता कि जनाबे वाला उनको किधर फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वहां पर भी पैमरा ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। लेकिन हम इंशाल्लाह मैदान के अंदर खड़े और शहर कराची का हक मारने वालों को इंशाल्लाह किसी भी सूरत के अंदर माफ करने के लिए तैयार नहीं। मेराज साहब, अब तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी आपका जो यानी कराची के हक के लिए जो आपकी जानिब से मार्च किया जा रहा है उसकी भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब तो सर कुछ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी को कहीं ना कहीं तो अब एक पेज पे आना चाहिए ना सर। आपकी जाहिर सी बात है, आपकी रैली, आपके मार्च का उन्होंने यानी उसके लिए हक में बयान दिया गया है कि जी ठीक है, हम इस मार्च या इस रैली के साथ हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते लोग पूछने का हक तो रखते हैं कि जब आपके पास कल सारे के सारे अख्तियारात मौजूद थे और आपके कहने पर शहर खुल जाता था, आपके कहने पर शहर बंद हो जाता था, तो यहाँ पर लोड शेडिंग क्यों जारी रही और अवाम के उन हुकूक को क्यों सल्ब किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि कराची के अवाम इन सारे चेहरों को भी पहचाने और जो आने वाले अय्याम हैं उसके अंदर अवाम को ये बेहतर अंदाज में फैसला करना पड़ेगा कि कराची के अवाम की जंग किसने लड़ी है, कौन उनके साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज अगर जमात इस्लामी यहाँ पर खड़ी हुई है तो इंशाल्लाह हम पहले भी खड़े थे, आइंदा भी खड़े रहेंगे और कराची के अवाम के हक का सौदा करने वालों को किसी भी सूरत हम माफ नहीं करेंगे। सर, कराची और ख़ासतौर पे सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं और वो भी अब ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की बातें की जा रही हैं या जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया है, सर इस हवाले से कोई यानी कोशिशें की जा रही हैं कि कम अज़ कम ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये वक्त पर हो सकें? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जमहूरियत के लिए बड़ी बड़ी APC सजा रहे हैं तो ये अवाम का भी मुतालबा है कि अवाम को अगर ये बल्दियात मिली हुई हैं तो आखिर ये बल्दियात हमेशा आमिरों की तरफ से क्यों मिलती हैं, और वो जो इस मुल्क के अंदर हुकूमत के जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं वो हमेशा अवाम के बल्दियाती इख्तियारात देने के अंदर क्यों लेतो लाल से काम लेते हैं, और जब मौका मिलता है तो वो ये हक मारना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम अक्लमंद हैं, समझदार हैं और ये कराची के अवाम को बेवकूफ़ ना समझें
कराची के अवाम को बल्दियात का हक मिलना चाहिए और बल्दियात के इस हक को लेने के लिए इंशाअल्लाह कराची के अवाम भी अपनी जगह जिद्दोजहद करेंगे और जमात इस्लामी भी कराची के बल्दियाती हक के लिए जिद्दोजहद जारी रखे हुए इंशाअल्लाह इस जिद्दोजहद के अंदर हमें कामयाबी मिलेगी। सर उम्मीद करते हैं आप, क्योंकि इससे पहले सर अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करते हैं तो कई सालों से जमात इस्लामी को कराची से सर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती नहीं, चाहे वो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में कामयाबी ज़रूर मिली थी, लेकिन सर उसमें हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से बाइकॉट था, वरना शायद नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे। आप क्या उम्मीद रखते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को कराची के अंदर जब भी इख्तियार मिला है तो सब जानते हैं कि नेमतुल्लाह खान हो या अब्दुल सत्तार अफगानी हो, वो शहर कराची को दे कर गए हैं और यहाँ के अवाम की तवक्कुआत को पूरा करके गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को वो अजीमुशान एक उसकी तारीख मौजूद है और हम ये समझते हैं कि इस तारीख के अंदर जमात इस्लामी ने अवाम का हक अदा किया है, अवाम की जंग को लड़ा है और जब भी कराची के अंदर जमात इस्लामी को इख्तियार मिला है तो उसने कराची को डिलीवर किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महराजुल हुदा साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा जमात इस्लामी, और आपके बताते चलें कि ख़ास तौर पे जो आज की हियरिंग हुई उसमें काफ़ी हद तक तनकीद जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से की गई और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं आज उस पब्लिक हियरिंग के हवाले से जो कि आज नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए ये पब्लिक हियरिंग रखी थी, जिसमें काफ़ी एहतजाज भी देखने में आया और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा इज़हारुल हसन उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। उनके साथ मेंबर नेशनल असम्बली उसामा कादरी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असम्बली उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उसामा भाई, ये आज की ये जो हियरिंग हुई और ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक के लिए यानी जो नेपरा ने हियरिंग रखी थी, आप क्या समझते हैं सर, क्या इसमें शिकायत है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को के इलेक्ट्रिक से, क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज की ये जो हेयरिंग थी ये एक अवामी सतह पर जो है ये नेपरा ने रखी थी मीटिंग और उसमें जो है मेन उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो कराची के अवाम की मुश्किलात और शिकायत हैं उन दोनों को सुना जाए। जबकि मैं ये समझता हूँ कि आजकल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कह चुका है और उसकी समझ में आ चुका है और उसके जरिए ये मैसेज जो है नेपरा तक और केई के आला जिम्मेदारान तक ये सब चीजें पहुंच चुकी हैं कि अब कराची के अवाम जो है वो क्या चाहते हैं। तो उसमें जो आज की जो एक अवामी गैदरिंग थी जो कि एक अच्छे बड़े होटल में होने के बावजूद तकरीबन 500 से 600 लोग जो है वो उसमें शरीक हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है जो चीज अहम तरीन चीज थी वो ये थी कि अवामी सतह पर जो केई का रवैया जो इस शहर के साथ और इस शहर के लोगों के साथ है उस पर बातचीत हुई। और दूसरा ये है कि 2010 से लेके अब तक केई ने अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया, तो उसमें कोई चीज ऐसी नहीं आई सामने कि जिसको ये कहा जाए कि इसने केई ने जो है अवाम को फैसिलिटेट किया या अवामी सतह पर कोई ऐसा काम किया जो काबिल जिक्र हो। हाँ, ये जरूर हुआ कि आप जितनी बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना आपका टैरिफ बढ़ता जाएगा। यानी ये दुनिया की अजीब और गरीब एक चीज थी कि आप किसी चीज का कंज्यूमर जब किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करता है तो उसके रेट कम होते हैं। ये दुनिया का एक बैनुल अक़वामी एक उसूल है और एक कंज्यूमर और मालिक के दरमियान एक ये होता है, लेकिन यहाँ का केई का मामला यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। दूसरी चीज ये है कि केई के हवाले से जो बारिशें हुई और इससे पहले कब जो है दर्जनों की तादाद में अमवात हुई है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो भी केई पर डाली गई।
दूसरी चीज ये थी कि अभी के उन इलाकों में जहां पर लोग जो है 100% जिनकी रिकवरी है, उन इलाकों में भी 3 घंटे और 5 घंटे एलानिया लोड शेडिंग, और उसके अलावा जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग जिसमें कई बहाने और हीले बहाने होते हैं, और उसके वजह से जो है वो तमाम शिकायतें अवामी सतह पर भी सामने आई, और उसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख्वाजा इजहारुल हसन भाई और हमने भी उसके बड़ा तज़किरा किया, और एंड इस बात पर किया कि अब वो वक्त आ गया है कि केई की इजारादारी को खत्म किया जाए, और इस किस्म की ऐसी और तकसीम कार कंपनियां जो बिजली की तकसीम में और तरसील में अपना जो है वो कोई किरदार रखती हैं, तो उनको जो है पाकिस्तान में लाया जाए और कंपटीशन की सूरत पैदा की जाए, ताकि जिसका दिल चाहे जिससे वो जो है अपने लिए अपनी जरूरत के मुताबिक तवानाई ले सके। ये आज का लुब्बे लुबाब था आज की इस मीटिंग का। अच्छा उसामा साहब, आपकी जो मुखालिफ जमातें हैं सर, वो ये कहती हैं कि जिस वक्त के इलेक्ट्रिक से मुआहदा किया गया, यानी ये वो ज़माना है जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक कॉल पे चंद मिनटों में पूरा शहर बंद हुआ करता था, और इस बात को तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि कोई भी किसी प्राइवेट कंपनी से मुआहदा आपकी रजामंदी यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रजामंदी के बगैर किया जा सके। सर, मुखालिफ जमातें इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रजामंदी से ही ये मुआहदा हुआ, और जिसकी वजह से आज कराची को ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या कहते हैं आप? अच्छा, इसमें जो है डॉक्टर साहब इसका मैं वजाहत कर दूं कि शायद वो किसी हद तक सही भी हों, जो मुखालिफ जमातें ये कहती हैं शायद वो किसी हद तक सही हों, लेकिन उस जमाने में जब केई जो है प्राइवेट नहीं हुई थी और ये जो है गवर्नमेंट के सतह पर चलाई जा रही थी, तो MQM के जहन में गालिबन और यकीनन ये चीज होगी कि जब हम इस इदारे को प्राइवेट कर देंगे तो फिर उसके बाद जो है इसका निजाम बेहतर होगा, उसमें प्राइवेट मैनेजमेंट आएगी जिसे अपनी प्रॉफिट भी कमाना होगा और उसने मजीद अपने अंदर बेहतरी लानी होगी, और वो जो है वो आवाम को मजीद जो है फैसिलिटेट करेगी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये वही उसी तरह हुआ जिस तरह भुट्टो साहब ने जो है नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है 1970 के बाद जो है उन्होंने जो अपनाई थी, और बैग बिचक कलम लोगों को जो है वो फैक्ट्रियों से जो है फुटपाथ पर लाकर फेंक दिया था। तो केई में भी शायद ऐसा ही हुआ कि हमारी नीयत का इतना अमल दखल ना हो, लेकिन हम जो है इस बार उसमें भी शायद हम जो है उनके उस अमल से धोखा खा गए कि मजीद बेहतरी होगी, लेकिन मजीद बेहतरी के बजाय यहाँ पर जो है सिस्टम ही उल्टा हो गया, और उसमें सिर्फ मोहरिद इल्जाम अगर ठहराया जाए तो सिर्फ MQM ही नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त अबराज के साथ जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया था, और उसमें तमाम वो लोग जो सियासी सतह पर उस वक्त जो है बरसरे इख्तिदार थे, वो तमाम के तमाम जो है इसमें मौरूद इल्जाम ठहराए जा सकते हैं कि जिन्होंने उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद भी उससे वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए और वो चीजें नहीं करा पाए कि जो होनी चाहिए थी। दूसरी चीज यह है कि कराची के मिजाज को समझने के लिए कराची की इंतजामिया को चाहिए था कि वो यहाँ के लोगों को अपॉइंट करती, यहाँ के लोगों को जो है माहौल के मुताबिक उनको यहाँ पर इसमें केई में लेती और मामला चलाती। तो शायद ये वजह भी एक बदनसीबी है केई की नाकामी की कि उसने यहाँ के लोगों को अपने इस इदारे में फौकियत न दी, और जिसकी वजह से शायद ये जो है ना आज ये तबाही, बर्बादी और मुश्किलात और परेशानियां ये सब केई का भी मुकद्दर बनी, और अवामी सतह पर भी जो है लोग परेशानी और मुश्किलात का शिकार है। उसामा भाई, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जिस वक्त ताबिश गौहर साहब CEO थे के इलेक्ट्रिक के, जब इनिशियली प्राइवेटाइज हुई, क्या उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों को रिकवरी और एंटी थेफ्ट में नहीं रखा गया था, जो सेंट्रल के इलाके या तमाम ऐसे इलाके जहाँ उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर रिकवरी और एंटी थेफ्ट का सारा काम जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लोग थे वो किया करते थे? क्या ये बात दुरुस्त है गलत है सर, ये बता दीजिए। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर कराची के लोगों को किसी न किसी जॉब पर रखा गया
तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो एमक्यूएम के कारकुनान ही हो। और एक ये तस्वुर अब ये खत्म होना चाहिए कि अगर किसी से रिकवरी करनी है और बदमाशी का और वो गुंडागर्दी का तस्वुर हो तो उसमें जो है एमक्यूएम के लोगों को जो है उसमें शामिल हाल कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, बल्कि रिकवरी डिपार्टमेंट हर इदारे में, हर प्राइवेट इदारे में भी और ऐसे इदारों में कि जिनके जो किस्तों पर या इस किस्म की चीजों को कर रहे होते हैं तो उनमें ये चीजें होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई नहीं है कि सियासी तौर पर जो है एमक्यूएम जो है रिकवरी कराए किसी इदारे को और उसके बाद कोई मुआवजा ले। मेरा ख्याल ऐसी कोई चीज नहीं की होती। अच्छा उसामा भाई, आप ये समझते हैं कि जो बात की जाती है कि KLAT की जानिब से मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई माली मदद दी गई या जिस दौर में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही उस दौर में मुस्लिम लीग नवाज को कोई जो है ना वो माली मदद दी गई या मुबैना तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी इमदाद की गई जिसकी वजह से हर दौरे हुकूमत में KLAT को हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई छप्पड़ छांव हासिल रही है, सपोर्ट मिलती रही है, जिसकी वजह से आज तक KLAT के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे जितनी बातें कर ली जाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें मसला ये है कि KE जो है वो सूबाई इदारा नहीं है, ये वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम ये इदारा आता है और इसके फेडरल मिनिस्टर जो है वो हमेशा से वफाकी हुकूमत का कोई ना कोई वजीर इसमें रहा है। मैं इसमें बताऊं आपको कि ये जो है ना, इसमें शायद मौरिद इल्जाम जो है कराची की एक बाअसर सियासी जमात होने की वजह से एमक्यूएम पर भी ये इल्जाम थोड़ा बहुत लगाया जाता हो, लेकिन असल इसमें जो है, जो आपने अभी कहा कि क्या PTI की हुकूमत के लोग जो बेनिफिशरी हैं या नहीं है, तो ऐसा जबान ज़द आम है, टीवी मीडिया के ऊपर ये वाज़े तौर पर ये चीज आ रही है कि इसमें जो है इसके बेनिफिशरी में और कलेक्शन के हवाले से जो भी इनकी वो होती है फंडिंग, उस हवाले से भी PTI का नाम लिया जाता है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है तो उस वक्त वो हुकूमत में थे और उन्होंने जो ये मुआहदा किया था तो उसके हमने असेंबली में भी फ्लोर पर भी ये चीज उठाई कि भाई इसका जो है एग्रीमेंट जो है, जो अब तक इसको छुपा के रखा गया है, वो सामने लाया जाए कि कैसे मुआहदा हुआ और किसने मुआहदा किया और ये भी बताया जाए कि इसके असल बेनिफिशरी कौन है। तो यकीनन पीपल्स पार्टी की तो रिवायत रही है और रीत रही है कि वो बगैर कमीशन के और बगैर लिए दिए कोई काम करती नहीं है। तो उस बारे में तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि उन्होंने जो है यकीनन इस तरह इस शहर को बर्बाद किया, इस तरह KE को बर्बाद करने में और KE के साथ जो है अपने नाजायज रवाबित बढ़ाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। जब भी आज जो है कराची शहर के लोग बिजली के मामले में जो है महरूमियत से गुजर रहे हैं, चाहे वो रिहायशी बिजली का मामला हो या इंडस्ट्रीज के लिए जो है तवानाई का मामला हो, उन तमाम सब चीजों की जिम्मेदार जो है मैं पीपल्स पार्टी को ही ठहराता हूँ। अच्छा सर, अब थोड़ा सा टॉपिक बदलना चाहेंगे और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज जो है MQM का एक वफ्द जो है वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान की क़यादत में जो है MWM के रहनुमा अल्लामा बाकर जैदी से मुलाकात भी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। सर क्या समझते हैं, क्या किसी साजिश के तहत ये शिया सुन्नी जो इख्तिलाफात हैं वो करवाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि इस दफा गुज़िश्ता मुहर्रम में जो अभी हालिया गुजरे हैं इसमें जो है इसमें कुछ ऐसे साजिशी अनासर ने कोशिश की कि जो अरसे दराज से कराची के लोगों ने और खासकर MQM का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि दो मसलकी फिरकों को उन्होंने बाहम मोहब्बत के साथ जोड़ा और अब ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह इनमें जो है तफरीक पैदा की जाए और इन दोनों तबकात को, इन दोनों फिरकों को आपस में लड़ाया जाए। तो उस सिलसिले में जो है मुख्तलिफ साजिशी अनासर ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो तवज्जो जो इस वक्त कराची के शहर के लोग जो है वो ये चाहते हैं कि इंतजामी इख्तियारात, इंतजामी मामलात, कराची के वसाइल, इन पर जो है अब हर शहरी खुलकर बात कर रहा है, मसलक, फिरके, मजहब और लिसानियत से हटकर। तो वो जो है उस चीज को एक नया रंग देने की कोशिश की कि इनको फिरका वराना कशीदगी में, फिरका वराना फसादात की आग में झोंक दिया जाए ताकि उन मामला से तवज्जो हटाई जा सके और वो वही लोग कर सकते हैं जो जिनको इससे फायदा हो कि वो आवाज दब जाए जो इस वक्त कराची शहर की आवाज है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आमिर खान साहब और दीगर हमारे
रहनुमा जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी मिले। उसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर जो सुन्नी अकाबरीन हैं उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि फिरका वराना फसादात जो है वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और जो इस न तो मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है, ना इस वक्त कराची शहर जो है इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है और यकीनन होना भी नहीं चाहिए कि हम सब भाई हैं और अगर कहीं कोई गलती कोताही हुई है तो उसका अदाला जो है बैठकर किया जा सकता है और कोई ऐसी चीज इस शहर में, खास तौर पर इस शहर में और उमूमी तौर पर इस पूरे मुल्क में ऐसी ना पैदा हो कि जिससे जो है भाईचारगी और हम आहंगी को नुकसान पहुंचे, जो अरसा दराज से इन दोनों फिरकों और मसलकों के दरमियान चली आ रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। सर शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये जो फ़िरका वाराना फसादात जिसकी कोशिश की गई एक आग लगाई जाए, इसको जो है ना वो ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो सकें और तमाम जो फ़िक़ही जो इख्तिलाफ़ात हैं वो तमाम बाहमी रज़ामंदी के साथ हल हो जाएँ ताकि इस शहर का अमन जो है ना वो ख़राब ना हो सके। इसी दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।